एपिसोड 83। ओए मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे, पीहू का रौद्र रूप। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। उस लड़की के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था। पीहू ने गुस्से से उसके गाल पर एक और तमाचा मारते हुए कहा, बहुत शौक है ना दूसरों के बारे में गंदी बातें फैलाने का। जब तुम्हारे बारे में इस तरह की बातें करेंगी तब तुम्हें समझ में आएगा कि किसी की इज्जत उछालने के बाद उस इंसान को कैसा लगता है। उस लड़की ने हिम्मत करके पीहू की तरफ देखते हुए कहा, मैंने कुछ झूठ नहीं कहा, मैंने खुद तुम्हारे कमरे के बाहर से इंटीमेसी की आवाज सुनी थी। उस लड़की ने खुद ही अपने मुंह से कबूला कि उसने कुछ नहीं देखा था बल्कि आवाजें सुनी थी। उसकी बात सुनकर सभी लोगों की हैरानी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। इसने उन सब से ऐसा नहीं कहा था बल्कि यह कहा था कि उसने अपनी आंखों से पीहू और आशीष को काफी इंटीमेट पोजीशन में एक दूसरे के साथ देखा है। और अब यह लड़की साफ साफ कह रही थी कि इसने कुछ नहीं देखा बल्कि सिर्फ आवाजें सुनी है। पीहू ने एक और तमाचा उसके गाल पर मारते हुए कहा, अच्छा तो तुमने आवाज सुनी थी, मुझे जरा बताना कि वह किस तरह की आवाज थी। उस लड़की ने अपने गाल पर हाथ रखकर इस बार पीहू के ऊपर चिल्लाते हुए कहा, तुम खुद को समझती क्या हो? तुमने मुझे अभी तक 4 थप्पड़ मारे हैं, तुम्हारी औकात ही क्या है जो मुझे थप्पड़ मार रही हो? सिर्फ इस फिल्म में लीड रोल मिलने से तुम कोई बहुत बड़ी एक्ट्रेस नहीं बन गई जो तुम इस तरह से किसी के ऊपर भी हाथ उठा होगी। उस लड़की ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। उस लड़की की बात सुनकर पीहू ने मुस्कुराते हुए उसके बालों को कस के पकड़कर उसके चेहरे को ऊपर उठाकर उसकी आंखों में आंखें डालकर डेविल आवाज में कहा, मैं क्या कर सकती हूँ क्या नहीं यह तो तुम्हें बहुत जल्दी पता चल जाएगा। और रही बात 4 थप्पड़, तो जितनी गंदी बातें तुमने मेरे बारे में और आशीष के बारे में फैलाई है उसके लिए 4 थप्पड़ तो कुछ भी नहीं है। और क्या कहा तुमने? मेरी औकात क्या है और क्या नहीं यह मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझती, पर इतना सुन लो, चाहे जितनी भी औकात क्यों ना हो मेरी तुमसे तो 1000 गुना ज्यादा बेहतर है। खड़े खड़े तुम्हारे जैसे हजारों को खरीद सकती हूँ। और यह मत समझना कि मैं अपने पैसे का घमंड दिखा रही हूँ, मैं यह इसलिए कह रही हूँ कि तुम जैसे लोग जो खुद गिरे हुए होते हो दूसरों को गिरा हुआ दिखाने के लिए जो दिल में आता वो फैलाते हो, चाहे उस चीज में सच्चाई हो या ना हो। पीहू की बात सुनकर वह लड़की गुस्से से पीहू को घूरने लगी। तभी पीहू ने दूसरी लड़की जिसे उसने पहले मारा था उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम दोनों को तो मैं आज ऐसा सबक सिखाऊंगी कि अगली बार से मेरे बारे में घटिया बातें करने से पहले सब लोग 1000 बार सोचेंगे। इतना कहकर पीहू ने अपना फोन निकाला। कुछ देर में वहां पर कई सारे कदमों की आहट सुनाई दी। सब लोगों का ध्यान दरवाजे की तरफ गया जहां से करीब 50 बॉडीगार्ड्स अंदर आ रहे थे। उन सभी को देखकर सभी लोगों की डर से हालत खराब हो गई। उन सभी एक तरह की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। उनके बीच 10 लेडी बॉडीगार्ड थी और बाकी 40 मेल बॉडीगार्ड। लेडी बॉडीगार्ड की किसी भी मामले में मेल बॉडीगार्ड से कम नहीं लग रही थी। वह सभी आकर पीयू के सामने खड़े हो गए। सभी लोगों ने एक साथ सर झुकाकर कहा, जी मैडम कहिए। इस तरह से इन सभी लोगों को पीहू के सामने सर झुकाता देख वहां खड़े हर एक इंसान के चेहरे पर हैरानी के भाव नजर आने लगे। यहाँ तक कि आशीष को भी पीहू की रियल आइडेंटिटी के बारे में पता नहीं था। पीहू ने दोनों लड़कियों की तरफ इशारा करते हुए कहा, इन दोनों को अच्छा सबक सिखाओ, इन्होंने मेरे बारे में सबके बीच काफी घटिया बातें फैलाई है। उसने अपनी लेडी बॉडीगार्ड्स को इशारा किया। सभी ने अपना सर हिलाया और 2 फीमेल बॉडीगार्ड ने उन दोनों लड़कियों को बालों से पकड़कर एक जगह पर खड़ा कर दिया। बाकी सब तमाशा देखने के अलावा कुछ और नहीं कर सकते थे।
वहीं पीहू मुस्कुराते हुए एक जाकर एक चेयर पैर के ऊपर एक पैर को चढ़ाकर बैठ गई। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट हमेशा रहने वाली भोली भाली पीहू बिल्कुल अलग लग रही थी। उसका ऑरा किसी को क्वीन की तरह था, जैसे वह अपने किंगडम में होने वाले बुरे लोगों को सजा देने वाली हो। उसके चेहरे की चमक बता रही थी कि वह सच में किसी घर की राजकुमारी या फिर किसी की क्वीन है। सभी लोग कभी उसे देखते तो कभी उन बॉडीगार्ड्स को। सब लोग जानना चाहते थे कि अब वो लेडी बॉडीगार्ड्स करेगी क्या। तभी दो लेडी बॉडीगार्ड्स ने उन दो लड़कियों को जबरदस्ती खड़ा किया और बाकी की उनके सामने खड़ी हो गई। उन सभी बॉडीगार्ड्स को देखकर उन दो लड़कियों की तो हालत खराब हो गई थी, क्योंकि वह काफी हट्टी कट्टी और लंबी चौड़ी थी। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, एक लेडी बॉडीगार्ड ने एक तमाचा उस लड़की के गाल पर मारा। इस सब की वजह थी उसका थप्पड़ पड़ते ही उस लड़की का पूरा चेहरा चकरा गया। ने भले ही पीहू ने 4 थप्पड़ मारे थे, पर इस एक थप्पड़ के सामने वह 4 थप्पड़ कुछ भी नहीं थे। उसका पूरा गाल सूज गया था, यहाँ तक कि उसके होठों के कोनों से खून निकल रहा था और उसका सर एक तरफ झुक गया था। उसे अपनी गर्दन में भी काफी दर्द हो रहा था। उसके मुंह से हल्की चीख निकल गई थी। सभी लोगों ने हैरानी से अपने मुंह पर हाथ रख दिया। वही आशीष हैरानी से पीहू की तरफ देख रहा था। वह जानना चाहता था कि पीहू आखिर है कौन, क्योंकि उस दिन जिस गाड़ी में पीहू शूटिंग लोकेशन से निकली थी वह गाड़ी कोई सस्ती गाड़ी नहीं थी। उस गाड़ी को आशीष ने भी कई साल मेहनत करने के बाद ही लिया था, इसीलिए अब पीहू की आइडेंटिटी जानने के लिए वह भी काफी क्यूरियस नजर आ रहा था। दूसरी बॉडीगार्ड ने दूसरी लड़की के गाल पर भी एक झन्नाटेदार थप्पड़ मार दिया। उसके साथ भी ऐसा ही हुआ। बारी बारी उनको बॉडीगार्ड ने उन दोनों लड़कियों के गाल पर कई सारे थप्पड़ मार दिए। उनका चेहरा सूजकर गुब्बारे की तरह हो गया था, जिस वजह से वह हद से ज्यादा भयानक और दयनीय लग रही थी। उन दोनों की हालत देखकर बाकी सब लोगों को उन पर थोड़ी दया तो आ रही थी, पर वह लोग चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते थे। वही पीहू के चेहरे पर एक शिकन भी नहीं थी। वह मुस्कुराते हुए सब कुछ देख रही थी, जैसे उसे यह सब देखने में मजा आ रहा हो। कुछ देर बाद वह अपनी जगह से खड़ी हुई और एक रानी की तरह चलती हुई आकर उन दोनों लड़कियों के सामने खड़ी हो गई। फिर उसने अपने दोनों हाथ सीने पर बांधे और सब की तरफ देखकर एक कड़क आवाज में कहा, तो आप सब लोग जानना चाहते हैं ना कि मैं कौन हूँ? तो सुनिए, मेरा नाम है पीहू सिंघानिया। पीहू की बात सुनकर सब लोग हैरान हो गए, क्योंकि पीहू का नाम तो वो सब लोग पहले ही जानते थे। तो फिर पीहू क्यों अपना नाम दोबारा उन सभी को बता रही थी? उन सब के चेहरे के एक्सप्रेशन देखा करती पीहू ने हंसते हुए कहा, तो मेरा नाम ध्यान से सुनिए, पीहू सिंघानिया, मनोहर सिंघानिया की ग्रैंड डॉटर, सिंघानिया कारपोरेशन की एकलौती वारिस। पीहू की रियल आईडी जानने के बाद वहां मौजूद हर एक इंसान हैरान हो गया। आशीष को तो यह सुनकर झटका ही लगा, क्योंकि सिंघानिया कारपोरेशन भी कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं थी। मुंबई की बात की जाए तो मुंबई में टॉप 5 कंपनी में सिंघानिया कंपनी तीसरे नंबर पर आती थी और उनका देश में भी काफी बड़ा नाम था। मनोहर सिंघानिया ने अभी तक अपनी वारिश के बारे में मीडिया में कोई खबर नहीं दी थी, यहाँ तक कि किसी को इस बात का भी अंदाजा नहीं था कि उनकी एक पोती है, क्योंकि हमेशा से उनकी लाइफ काफी पर्सनल रही थी। पर आज पीहू की बात सुनकर सभी लोग हैरान हो गए। अब पीहू की ताकत का अंदाजा सभी को हो गया था। वह दोनों लड़कियां भी अपनी जगह पर खड़ी खड़ी कांपने लगी। अगर पीहू इतनी अमीर फैमिली से बिलोंग करती थी तो उसे क्या जरूरत थी किसी डायरेक्टर या फिर किसी एक्टर के साथ काम पाने के लिए सोने की? वह तो अपनी मर्जी से किसी भी फिल्म में रोल हासिल कर सकती थी। अब उन दो लड़कियों को खुद पर और ज्यादा तरस आ रहा था कि पीहू उनके साथ क्या करेगी। पीहू ने सबकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तो अब आप सब लोगों को क्लियर हो गया होगा कि मेरे पास इतना पैसा है कि अगर मुझे किसी फिल्म में काम लेना है तो मैं अपनी मर्जी से ले सकती हूँ। उसके लिए मुझे किसी डायरेक्टर प्रोड्यूसर के साथ सोने की जरूरत नहीं है।
इसलिए अगली बार से अगर मेरे बारे में घटिया बातें करने की या फिर घटिया चीजें फैलाने की कोशिश की तो याद रखना पीहू सिंघानिया किसी को छोड़ेगी नहीं और यह मेरी लास्ट वार्निंग समझो तुम सब लोग। पीहू ने सबकी तरफ देखकर गुस्से भरी आवाज ने कहा। उसकी बात सुनकर सभी लोगों ने अपना चेहरा छुपा लिया क्योंकि अब उनमें से किसी की भी हिम्मत नहीं थी फिर उसे कुछ भी कहने की। वही आशीष को अब समझ में आया कि पीहू क्यों इतनी महंगी गाड़ी में आसानी से आना जाना करती थी क्योंकि वह खुद सिंघानिया कारपोरेशन के मालिक की इकलौती पोती थी। आशीष को यह भी याद आया कि एक दिन पीहू ने गुस्से से कहा था कि माया उसकी बहन नहीं बल्कि उसके बाप के अय्याशी का नतीजा है। इसका मतलब यह है कि माया और पीहू दोनों सौतेली बहन हैं, जिस वजह से माया हमेशा पीहू के बारे में गलत चीजें फैलाने की कोशिश करती है। आशीष को लगा कि इसका कारण यह भी हो सकता है कि दोनों एक ही परिवार की बेटी होने के बाद भी पीहू उस परिवार की होने वाली बारिश है और माया कुछ भी नहीं। पर आशीष को माया से कोई हमदर्दी नहीं थी बल्कि उसे माया पर गुस्सा आ रहा था कि उसने उसके प्यार पीहू के बारे में इतनी घटिया चीज है सभी लोगों में फैलाई। वही इस वक्त यहाँ पर माया और करण मौजूद नहीं थे पर यहाँ पर माया की मैनेजर माही मौजूद थी। माही ने जल्दी से अपना मोबाइल निकालकर माया को फोन किया और कहा, मैडम बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। माया इस वक्त घर के लिए निकल गई थी। उसने कहा, क्या हुआ? माही ने कहा, पीयू ने अपनी आइडेंटिटी सभी के सामने रिवील कर दी है। माही की बात सुनकर माया ने चिल्लाते हुए कहा, क्या कहा तुमने? उसने सबको बता दिया कि वह अक्षय मल्होत्रा की बीवी है। माही ने चैन की सांस लेते हुए कहा, नहीं मैडम, उसने यह बताया है कि वह मनोहर सिंघानिया की पोती और सिंघानिया कारपोरेशन की इकलौती वारिश है। माही की बात सुनकर माया ने चैन की सांस की। कम से कम उसने यह तो नहीं बताया कि वह अक्षय मल्होत्रा की बीवी है। सिंघानिया कारपोरेशन की वारिस के सामने मल्होत्रा कारपोरेशन की मालकिन की आइडेंटिटी काफी बड़ी थी। पर माया को गुस्सा भी आ रहा था कि पीहू अपनी मर्जी से सबको यह कह सकती है कि वह मनोहर सिंघानिया की इकलौती पोती है और वारिश है, जबकि माया भी उनकी पोती थी। पर उसे यह सब कहने का हक नहीं था। मनोहर जी ने साफ साफ कह दिया था कि वह दुनिया के सामने माया को कभी अपनी पोती होने का हक नहीं देंगे। बस उन्होंने कहा था कि वह जब भी माया को पैसों की जरूरत पड़ेगी तो उसे पैसे दे देंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं। माया ने गुस्से से कहा, ठीक है। इतना कहकर माया ने फोन कट कर दिया। उसने गुस्से से कहा, बुड्ढे ने सब कुछ पीहू को दे रखा है, इसे तो छोड़ूंगी नहीं मैं। बस अब 1 महीना बाकी है, उसके बाद बुड्ढे का और पीहू का काम तमाम करके रहूंगी। माया ने गुस्से से खिड़की से बाहर देखते हुए कहा। अवनी का कॉलेज धीरे धीरे सारे लेक्चर खत्म हो गए थे, बस आखिरी लेक्चर बचा था। पर शायद आज आखिरी लेक्चर नहीं होने वाला था क्योंकि सर अभी तक क्लास में नहीं आए थे। सभी बच्चे एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे। वही विवान चुपचाप अपनी नोटबुक में कुछ नोट कर रहा था। तभी अवनी ने धीरे से कहा, तुम काफी हैंडसम हो। विवान ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर अवनी की तरफ देखा जो उसे अपने हाथ पर चेहरा टीका कर काफी प्यार से देख रही थी। विवान ने अवनी को घूरते हुए कहा, क्या तुम मेरे साथ ओपन फ्लर्ट कर रही हो? अवनी ने दिलकश मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम्हें क्या लगता है? विवान ने अवनी को घूरते हुए कहा, मेरे पास इन सब के लिए टाइम नहीं है, पढ़ाई करो और अपने फ्यूचर पर ध्यान दो। अवनी ने मुस्कुराते हुए कहा, वही तो कर रही हो, फ्यूचर में कोई होना भी तो चाहिए ना साथ में, वरना पैसे कमा कर क्या करूंगी? अकेली घूमने जाओगे क्या? कोई साथ में तो होना चाहिए। अवनी की बात सुनकर भी विवान ने उसे इग्नोर किया और अपनी नोटबुक में कुछ नोट करने लगा। अवनी ने मुस्कुराते हुए विवान के बालों को देखते हुए कहा, तुम क्या खाते हो? काफी हैंडसम हो तुम, मेरा तो दिल करता है मैं तुम्हें खा जाऊं। विवान चुपचाप अपनी सारी बातों को इग्नोर कर रहा था।
वहीं उनके बेंच किए पीछे बैठी पाखी हैरानी से अवनी को देख रही थी। अवनी आज से पहले भी काफी लड़कों के साथ इस तरह से फ्लर्ट करती थी, पर आज उसके फ्लर्ट में कुछ अलग ही अंदाज था। यहाँ तक कि वह खुलेआम उस लड़के के साथ बातें कर रही थी, जबकि इससे पहले उसने समीर को धमकी देकर अपना बॉयफ्रेंड बना लिया था। समीर को भी अवनी अच्छी लगती थी क्योंकि वह सच में खूबसूरत थी, क्लास में सबसे ज्यादा खूबसूरत थी वो। बस अपने लुक्स पर ध्यान नहीं देती थी और उसे लड़कियों की तरह कपड़े पहनना पसंद नहीं था। इस वजह से समीर का ध्यान धीरे धीरे दूसरी लड़कियों की तरफ जाने लगा और इसी तरह से उसने अवनी चीट करके अनन्या के साथ हुक अप कर लिया। अवनी को भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। उसे गुस्सा इस बात का आया कि समीर ने उसे झूठ कहा। अगर उसे ब्रेकअप करना ही था तो वह अवनी से सीधा सीधा कह सकता था। वैसे भी अवनी यह सब टाइम पास के लिए ही करती थी, इसलिए वह भी आराम से उसे ब्रेकअप दे देती। विवान चुपचाप अपना काम कर रहा था, तभी छुट्टी की बेल बजी। विवान ने जल्दी से अपनी बुक बैग में रखी और बेंच से उठकर जाने को हुआ कि अवनी ने उसका हाथ पकड़ लिया। विवान ने पीछे पलटकर अवनी की तरफ देखा। अवनी मुस्कुराकर उसे देख रही थी। विवान ने कहा, क्या हुआ, छोड़ो हाथ, मुझे जाना है। अवनी ने शायराना अंदाज में कहा, अभी ना जाओ, छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। सभी लोग भी क्लास से निकल रहे थे, उन्होंने भी अवनी की बात सुन ली थी। सब लोग अवनी को हैरानी से देख रहे थे, जो बेशर्मी से पहले ही दिन विवान के साथ फ्लर्ट कर रही थी। विवान ने अवनी को घूरते हुए कहा, मैंने कहा ना, मुझे सब में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे जाने दो। अवनी ने कहा, क्यों हैंडसम? विवान ने कहा, प्लीज जाने दो। उसकी बात सुनकर अवनी ने उसका हाथ छोड़ दिया। विवान ने एक नज़र अपने छूटे हुए हाथ को देखा और सीधा क्लास से बाहर की तरफ जाने लगा। तभी पीछे से अवनी ने चिल्लाते हुए कहा, ओए मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? विवान, जो कि क्लास से बाहर जा रहा था, अचानक से अवनी की बात सुनकर हैरानी से पीछे पलटा। अवनी बेंच पर खड़ी होकर दिलकश मुस्कुराहट के साथ उसी की तरफ देख रही थी। क्लास में मौजूद हर एक लड़का लड़की भी अवनी को ही देख रहा था। अवनी के चेहरे की मुस्कुराहट देखकर हर कोई उसे एडमायर कर रहा था, क्योंकि वह इस वक्त किसी एंजल से कम नहीं लग रही थी। वही समीर को तो हैरानी हो रही थी, क्योंकि जब अवनी ने समीर को अपना बॉयफ्रेंड बनने के लिए कहा था, तब उसने सीधा सीधा धमकी दे दी कि उसे अवनी का प्रपोजल एक्सेप्ट करना ही होगा। तभी उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेस नहीं थे, पर अब विवान को इसी तरह से प्रपोज करते हुए अवनी के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, जो कि उसे और भी ज्यादा कातिल लुक दे रही थी। समीर को अपने दिल में दर्द हो रहा था। अनन्या ने एक नजर समीर की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर उदासी थी, और एक नजर अवनी के चेहरे की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। विवान चुपचाप अवनी को हैरानी से देख रहा था। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन काफी अजीब थे, जैसे वह सोच रहा हो कि उसे क्या कहना चाहिए। तभी अवनी जल्दी से बेंच से नीचे कूदी। उसने मुस्कुराते हुए अपने कदम विवान की तरफ बढ़ा दिए। सभी लोग उन दोनों को ही देख रहे थे। अवनी सीधा जाकर विवान के सामने खड़ी हो गई। उसने कहा, ओए हैंडसम, मेरी बात नहीं सुनी क्या? कोई बात नहीं, अगर नहीं सुनी तो फिर से कहती हूँ, क्या मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? एपिसोड 84, तुम्हारा पीछा जिंदगी भर नहीं छोड़ूंगी। कुहू की रूडनेस। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। इस वक्त पूरा क्लास अवनी और विवान के आसपास मौजूद था। सभी लोग कभी विवान को देखते तो कभी अवनी को। अवनी मुस्कुराते हुए विवान को देख रही थी, वही विवान बिना कुछ भी कहे चुपचाप अवनी को अपनी नीली आंखों से घूर रहा था। पर विवान का ऐसा रिएक्शन देखकर भी अवनी के चेहरे पर एक सीकन भी नहीं आई, उल्टा वह दिलकश तरीके से मुस्कुराने लगी। उसकी वह मुस्कुराहट किसी भी लड़की के दिल को घायल करने के लिए काफी थी। कुछ देर तक अवनी को घूरने के बाद विवान ने अवनी की तरफ देखते हुए कहा, देखो अब अपनी यह बकवास बंद करो, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया है कि मुझे इस सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसलिए अगर तुम्हें किसी को बॉयफ्रेंड बनाना है
तो कॉलेज में इतने सारे लड़के हैं, किसी को बना लो क्योंकि मुझे तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इतना कहकर विवान ने अवनी की तरफ देखा और पलटकर जाने लगा। तभी पीछे से अवनी ने नौटंकी करते हुए कहा, हाय रे भगवान, क्या हो गया मेरे साथ? मेरा पहला ही प्यार मुझे इस तरह से मुंह पर मना करके जा रहा है, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। अवनी ने नौटंकी करते हुए कहा। उसकी बात सुनकर एक पल के लिए विवान के कदम भी रुक गए। उसने पीछे पलट कर देखा तो अवनी अपने सीने पर हाथ रखकर इस तरह से रिएक्ट कर रही थी जैसे उसके सीने में दर्द हो रहा हो। विवान उसे घूरता रहा। तभी अवनी ने मासूम सी आंखों से विवान की तरफ देखते हुए कहा, क्यों प्रिंस चार्मिंग, क्यों मेरे मासूम दिल को तोड़ा? जबकि तुम आते हैं इसके अंदर अपने आप घुस गए, तो अब मेरे मासूम दिल ने क्या कसूर किया तुम्हें प्रपोज करके? अवनी ने अपने हाथ को माथे से लगाते हुए पूरी नौटंकी के साथ कहा। विवान ने अवनी को घूरते हुए कहा, मैंने कहा ना, अपनी यह नौटंकी बंद करो क्योंकि मुझे तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं बनना। अवनी मासूम सी शक्ल बनाकर कहा, तुमने तो मेरे मासूम से दिल को तोड़ दिया, क्या कसूर था इसका? सिर्फ इतना कीजिए ये तुम पर आ गया। प्यार की कीमत तुम क्या जानोगे? विवान बाबू, एक जवान लड़की का सहारा होता है प्यार, और बिना प्यार के बेसहारा हो जाती है। एक लड़की मुझ बेसहारा को अपने प्यार के समुंदर में डुबोकर कहाँ चले? विवान बाबू, अवनी ने नौटंकी करते हुए कहा। अवनी को इस तरह से देख सभी लड़के लड़कियां हंसने लगे थे। वही समीर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी, पर यह सोचकर कि अवनी यह सबसे नहीं बल्कि विवान से कह रही है, उसकी मुस्कुराहट पल भर में गायब हो गई थी। वही विवान को भी अंदर ही अंदर बहुत हंसी आ रही थी, क्योंकि अगर अवनी की जगह पर कोई लड़की होती तो उसके पीछे दौड़ती और जबरदस्ती उसे अपना बॉयफ्रेंड बनाने के लिए रिक्वेस्ट करती, पर अवनी उसे एक मजाक की तरह ले रही थी। विवान ने शांति से कहा, देखो अपनी, तुम काफी अच्छी लड़की हो और तुम्हारी जिंदगी में भी जरूर कोई अच्छा लड़का आएगा, तो अब इसलिए मेरा पीछा छोड़ो क्योंकि मुझे कभी किसी को अपनी गर्लफ्रेंड नहीं बनाना। विवान की बात सुनकर अवनी ने दिलकश मुस्कुराहट के साथ उसकी तरफ देखते हुए फ्लाइंग किस करते हुए कहा, वह तो तुम भूल जाओ हैंडसम, क्योंकि अब अवनी मल्होत्रा जिंदगी भर तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाली, क्योंकि अब तुम मेरे दिल, दिमाग, आत्मा, किडनी, फेफड़े, जो कुछ भी मेरे अंदर है उस सब के अंदर बस चुके हो। अवनी ने बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा। अवनी की बात सुनकर जहां एक तरफ लड़कों को विवान की किस्मत से जलन हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ लड़कियां अवनी को बेशर्म और न जाने क्या क्या कह रही थी, क्योंकि विवान उन सबका आते ही क्रश बन गया था और अवनी पहले ही दिन हाथ धोकर उसके पीछे पड़ गई थी, जिसका साफ साफ मतलब था कि वह विवान के आसपास भी किसी लड़की को भटकने नहीं देगी। विवान ने अवनी को घूरते हुए कहा, तो अपने किडनी, लंग्स, फेफड़े सबको समझा दो कि यह लड़का कभी उनका नहीं हो सकता। इतना कहकर विवान पलट कर जाने लगा। तभी अवनी ने बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ चिल्लाते हुए कहा, अरे उनको क्या समझाऊं, मैं तो पूरी की पूरी तुम्हारी हो चुकी हूं, तो अब जब तक तुम्हें अपना पति ना बना लूं तब तक तो चुप नहीं बैठने वाली। अवनी की बात सुनकर सभी लोग हैरान हो गए। अवनी बॉयफ्रेंड छोड़कर सीधा पति बनाने की बात कर रही थी। विवान आगे चलते हुए बिना पीछे मुड़े कहा, तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारा पति बनूंगा? अवनी ने चिल्लाते हुए कहा, बनूंगा से क्या मतलब है? मैं तुम्हारा किडनैप करके जबरदस्ती फेरे पड़वाऊंगी, पर दुल्हन तो तुम्हारी ही बनूंगी। अवनी ने एटीट्यूड से कहा। अवनी की बात सुनकर सभी लड़के लड़कियां हंसने लगे। वही जाते हुए विवान के चेहरे पर भी हल्की मुस्कुराहट आ गई। उसने मन ही मन कहा, स्टूपिड गर्ल। विवान के जाने के बाद अवनी अभी भी उसी तरफ देख रही थी जिस तरफ विवान गया था। तभी पाखी ने उसके कंधे पर मुक्का मारते हुए कहा, बेशर्म लड़की, तुझे शर्म नहीं आती? पूरे कॉलेज के सामने आज ही आए नए स्टूडेंट को तूने इस तरह से प्रपोज कर दिया।
अवनी ने विवान के ख्यालों में खोए हुए कहा, हाय मेरी जान, मैं क्या करूं, मेरा प्रिंस चार्मिंग था ही इतना हैंडसम कि मेरा खुद पर कंट्रोल ही नहीं रहा, इसलिए मैंने आज ही उसे प्रपोज कर दिया। पाखी ने अवनी को घूरते हुए कहा, बेशर्म लड़की, उसने तुझे रिजेक्ट कर दिया, फिर भी तू सबके सामने उसे अपने पति बनाने की बात कह रही थी। अवनी ने कहा, इसमें कैसे शर्म, पति बनाऊंगी तो उसी को बनाऊंगी, अवनी ने एटीट्यूड से कहा। पाखी ने अपने दोनों हाथ अवनी के सामने जोड़ते हुए कहा, मेरी माँ, तुझे जो करना है वह कर लेना, अब चल, कॉलेज को छुट्टी हो चुकी है। अवनी ने कहा, अब यहाँ रहकर भी क्या करूँ, यहाँ पर मेरे किसी काम की चीज नहीं है, अब तो मैं एक भी दिन कॉलेज मिस नहीं करूंगी, अपने प्रिंस चार्मिंग को देखने जो आना है। इतना कहकर अवनी पाखी के साथ मुस्कुराते हुए क्लास से बाहर निकल गई। कुहू के स्कूल में अभी लास्ट पीरियड खत्म होने में कुछ समय बाकी था। कुहू अभी भी अपनी ड्राइंग बुक पर कुछ ड्रॉ कर रही थी। इस वक्त वो अकेली थी क्योंकि रिया अब उसके पास नहीं बैठी हुई थी, बल्कि वह बगल के बेंच वाले लड़के जिसका नाम साहिल था उसके पास बैठी हुई थी। साहिल भी काफी समझदार और इंटेलिजेंट बच्चा था जिसे हमेशा शांति पसंद थी, पर जब से कुहू उनके क्लास में आई थी शांति का तो नामोनिशान ही मिट गया था, जिस वजह से उसे कुहू पसंद नहीं थी। वहीं कुहू के आने के पहले रिया भी बिल्कुल साहिल की तरह ही शांत रहती थी, जिस वजह से साहिल को रिया पसंद थी क्योंकि वह बाकी लड़के लड़कियों की तरह टाइम पास करने की बजाय पढ़ाई में ध्यान देती थी। तभी छुट्टी की बेल बजी और सभी लोग बाहर निकलने लगे। कुहू ने चुपचाप अपनी छोटी सी बैग उठाई और क्लास से बाहर निकलने लगी। रुद्र उसके सामने आकर खड़ा हो गया। रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो बेबी। कुहू ने उसे इग्नोर किया और साइड में धक्का देकर आगे बढ़ने लगी। रुद्र गिरा तो नहीं, पर उसने अजीब नजरों से कुहू की तरफ देखा क्योंकि आज से पहले कुहू ने ऐसा बिहेव कभी नहीं किया था। तभी पीछे से आ रही रिया ने रुद्र का हाथ पकड़ते हुए कहा, चलो बेबी, आज ऐसे ही बिहेव कर रही है, उसने दोपहर को मुझे बैंच से भी गिराया। रिया की बात सुनकर रुद्र ने हैरानी से कहा, क्या तुम्हें चोट तो नहीं लगी? रिया ने धीरे से अपने हाथ में लगी खरोच को दिखाते हुए कहा, ज्यादा नहीं, बस एक छोटी सी खरोच लगी है। रुद्र ने उस चोट को देखा। चोट ज्यादा बड़ी तो नहीं थी पर ज्यादा छोटी भी नहीं थी। रुद्र ने कहा, पर बेबी आज ऐसा बिहेव कर रही है। रिया ने छोटा सा चेहरा बनाते हुए कहा, मुझे नहीं पता, मैंने बस उसे कहा था कि हम दोनों थोड़ी देर के लिए खेलते हैं, तो उसने गुस्से से मुझे धक्का दे दिया। दोपहर को जब हम कैंटीन से वापस आए तब से बेबी ऐसी ही कर रही है। मैंने बेबी को कुछ नहीं कहा। सच में यह सब कहते हुए रिया की आंखों में आंसू आ गए थे। रुद्र ने रिया के आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा, ठीक है, तुम अब रोना शुरू मत करो, तुम्हें पता है ना बेबी को हमारा रोना पसंद नहीं है, इसलिए आप चलो, हमें उससे पूछना होगा कि वो क्यों हमारे साथ ऐसा कर रही है। रिया ने भी अपना छोटा सा सर हिलाया। रुद्र ने रिया का हाथ पकड़ा और दोनों भाई बहन पार्किंग की तरफ जाने लगे। कुहू पार्किंग में अपने ड्राइवर का इंतजार कर रही थी। अभी तक उसकी कार नहीं आई थी, शायद ट्रैफिक की वजह से। तभी रुद्र और रिया भी आकर उसके पास खड़े हो गए। रुद्र ने प्यार से कहा, क्या हुआ तुम्हें बेबी, तुम हमसे गुस्सा हो? अगर हमने कुछ गलती की है तो बताओ, हम तुम्हें सॉरी कह देंगे। कुहू ने रुद्र को इग्नोर किया और चुपचाप गेट की तरफ देखने लगी। इस तरह से इग्नोर करता देख रुद्र ने मुंह बनाकर कहा, तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो बेबी, हम तो फ्रेंड है ना। कुहू ने अभी भी कुछ जवाब नहीं दिया। तभी रिया ने धीरे से उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, बेबी मैंने कुछ किया अगर किया है तो प्लीज सॉरी, तुम हमसे ऐसे गुस्सा मत हो प्लीज, हमें अच्छा नहीं लग रहा है। कुहू ने गुस्से से रिया का हाथ झटक दिया। रिया फिर से गिरने को हुई थी। तभी रुद्र ने रिया को पकड़ लिया और इस बार थोड़े गुस्से से कहा, तुम्हें क्या हुआ है? तुमने क्लास में भी रिया को धक्का दे दिया, देखो उसके हाथ पर चोट लग गई। रुद्र की बात सुनकर कुहू ने रिया को देखते हुए कहा, चोट लगी है तो इसकी गलती है, जरूरत क्या थी मेरे पास आकर मुझे परेशान करने की? मैं इम्पोर्टेंट काम कर रही थी जिस वजह से धक्का लग गया, तो तुम अपनी बहन को समझाओ, मुझे नहीं, कुहू ने गुस्से से कहा।
कुहू की बात सुनकर रिया की आंखों में आंसू आने लगे। वही रुद्र को भी गुस्सा आने लगा, क्योंकि हमेशा वो कुहू की सारी बातें सुनता था, उस पर कभी गुस्सा नहीं करता था, चाहे वह उस पर कितना भी गुस्सा क्यों ना करे। पर रिया उसकी बहन थी, अगर रिया की गलती होती और कुहू ने उसे एक थप्पड़ भी मारा होता तो रुद्र कुछ नहीं कहता, पर यहाँ पर कुहू बिना किसी गलती के रिया को इस तरह से हर्ट नहीं कर सकती थी। एक भाई होने के नाते रुद्र हमेशा रिया को प्रोटेक्ट करना अपनी जिम्मेदारी समझता था। इससे पहले कि रुद्र कुहू से कुछ कहता, पीछे से उन्हें 3 लोगों की आवाज सुनाई दी। तीनों ने पीछे पलट कर देखा तो वहां पर कियान, अयान, शिवांश खड़े थे। कियान के चेहरे पर इस वक्त हमेशा की तरह दिलकश मुस्कुराहट थी। कियान लंबे कदम लेता हुआ रुद्र, कुहू और रिया के पास आकर खड़ा हो गया। कियान को देखकर रिया का मुरझाया हुआ चेहरा फिर से खिल गया। रिया के चेहरे के बदलती एक्सप्रेशन कुहू ने भी देख लिए थे, जिसे देखकर उसने मन ही मन गुस्से से कहा, यह इसे क्यों घूर रही है। तभी किया ने मुस्कुराते हुए रिया की तरफ देखते हुए कहा, क्या हुआ प्रीति लेडी, तुम रो रही थी। रिया के चेहरे पर इस वक्त आंसू के निशान थे, जो कि अभी थोड़ी देर पहले रोने के कारण पड़े थे। रिया ने मुस्कुराते हुए अपना सर ना में हिलाया। तभी कियान का ध्यान उसके हाथ पर लगी छोटी सी खरोच पर गया। उसने थोड़ी चिंता करते हुए कहा, क्या हुआ प्रीति लेडी तुम्हें, क्या तुम गिर गई थी। तभी रिया ने धीरे से कहा, नहीं वह मैं गिर गई थी। कियान ने कुहू की तरफ देखते हुए कहा, गिर गई थी या फिर किसी ने गिराया था। रुद्र ने धीरे से कहा, सीनियर वह बस गलती से कुहू का धक्का लग गया था, जिस वजह से रिया गिर गई थी। रुद्र की बात सुनकर कियान ने मुस्कुराते हुए कुहू की तरफ देखते हुए कहा, बेबी गर्ल जरा ध्यान से, तुम्हारी वजह से प्रीति लेडी को देखो चोट लग गई। कियान की बात सुनकर कुहू ने गुस्से से कहा, तुम नीली आंखों वाले मॉन्स्टर, तुम होते कौन हो बेबी से कहने वाले की बेबी को क्या करना चाहिए और क्या नहीं, भागो यहाँ से। कुहू ने गुस्से से कहा, पहले से ही वह दोपहर के वजह से जल भून गई थी और अब फिर से कियान उसके सामने रिया को प्रोटेक्ट कर रहा था। अयान और शिवांश दोनों हाथ सीने पर बांधते हुए यह सब कुछ देख रहे थे। वह अच्छे से समझ रहे थे कि कियान कुहू को जलाने के लिए यह सब कर रहा है, ताकि कुहू खुद ब खुद कियान के करीब आ जाए। कियान ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा तो कोई नहीं हूँ बेबी गर्ल, पर प्रीति लेडी तो मेरी दोस्त है, क्यों हम दोस्त हैं ना प्रीति लेडी। इतना कहकर कियान ने मुस्कुराते हुए रिया की तरफ देखा। रिया ने भी जल्दी से अपना छोटा सा सर हिला दिया। आखिर वह अपने क्रश के साथ दोस्ती करने का मौका कैसे गंवा सकती थी। वही कियान की बात सुनकर रुद्र और रिया की हाँ सुनकर उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने गुस्से से दोनों को घूर कर देखा पर कुछ नहीं कहा। तभी वहां पर कुहू की कार आ गई। कुहू ने सबको इग्नोर किया और गाड़ी की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगी। पीछे से कियान ने कहा, प्रीति लेडी क्या तुम्हें ज्यादा दर्द हो रहा है। कुहू ने पीछे पलट कर देखने का सोचा, पर फिर उसने नहीं देखा और जबरदस्ती गाड़ी के अंदर जाकर बैठ गई। वहीं की गाड़ी जाने के बाद कियान ने अयान की तरफ देखते हुए कहा, चलो हमें देर हो रही है। वही रिया जो खुशी के साथ कियान से बात कर रही थी, उसकी जाने की बात सुनकर उसका चेहरा लटक गया, पर उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि कियान खुद से उसे इतनी अटेंशन दे रहा था और अगर वह और ज्यादा अटेंशन मांगती तो शायद कियान को वह चिपकू लड़की लगती। कियान, अयान और शिवांश के जाने के बाद रुद्र और रिया अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गए। रुद्र ने रिया की तरफ देखते हुए कहा, बेबी आज कितनी ज्यादा रूड बिहेव कर रही थी हम सब के साथ, वह भी बिना किसी वजह। रुद्र की बात सुनकर रिया को भी याद आया कि आज कुहू सच में उन सभी के साथ काफी रूड बिहेव किया था, पर उसने कुछ नहीं कहा। उसे बुरा तो बहुत लग रहा था, पर वह कर ही क्या सकती थी। शूटिंग लोकेशन। उन दोनों लड़कियों की बैंड बजाने के बाद शूटिंग में हर कोई पीहू से डर रहा था। पीहू ने उन 2 लड़कियों को पुलिस स्टेशन में भेज दिया था। उन पर पीहू ने खुद के खिलाफ अफवाह फैलाने का आरोप लगाया था, जिस वजह से वह दोनों शायद 3 महीने के लिए तो अंदर होती ही होती और उनका करियर भी पूरी तरह से चौपट हो चुका था।
पर पीहू उन लोगों में से नहीं थी जो कि अपने दरिया दिल के चक्कर में खुद का और ज्यादा नुकसान करा दे। अगर उसने आज उन दो लड़कियों को छोड़ दिया होता तो आगे भी कोई इस तरह की हरकत करने से पहले एक बार नहीं सोचता, पर इस बार उसके उठाए कड़े कदम के बाद हर कोई अगली बार से उसके बारे में झूठी खबर फैलाने से पहले 1000 बार सोचता। सब कुछ ठीक होने जाने के बाद पीहू ने सभी लोगों की तरफ देखते हुए कहा, देखिए आप सबको हुई असुविधा के लिए मुझे दुख है, पर उन लोगों को सबक सिखाना मेरे लिए जरूरी था। मैं हर रोज अपने बारे में इतनी घटिया बातें नहीं सुन सकती। शायद अब आप लोग मेरे कैरेक्टर पर उंगली नहीं उठाएंगे कि मैंने कई शुगर डैडी रखे हुए हैं, ब्ला ब्ला। मैंने किसी के मुंह से यह भी सुना था, तो अब आप खुद ही सोचिए कि सिंघानिया कारपोरेशन की बारिश खुद के लिए शुगर डैडी क्यों ही रखेगी। इतना कह करती पीहू मुस्कुराते हुए सीधा अपने रेस्ट रूम में चली गई। वहीं बाकी सब लोगों की तरफ देखकर प्रोड्यूसर खान ने कहा, आज के बाद पीहू के बारे में अगर मैंने तुम लोगों के मुंह से इस तरह की घटिया बातें सुनी तो मैं तुम लोगों को सीधा फिल्म से बाहर कर दूंगा। डायरेक्टर खान ने सभी को वार्निंग देते हुए कहा। वहीं कोने में खड़ी अलीना तो हैरानी से अपने मन ही मन यही सोच रही थी कि अभी अभी जो कुछ भी पीहू ने कहा अगर वह सच है तो उसे क्या जरूरत है अक्षय मल्होत्रा के साथ इस तरह से सोने की। फिर उसने मन ही मन कहा, कहीं अपने स्टेटस के दम पर ही शायद पीहू अक्षय मल्होत्रा के साथ है, पर इस ख्याल को भी उसने झटक दिया क्योंकि सिंघानिया कारपोरेशन भले ही इंडिया में काफी मशहूर कंपनी थी, पर वर्ल्ड वाइड शायद वह 100 से भी नीचे आती थी और अक्षय मल्होत्रा की कंपनी दुनिया में नंबर 1 पर थी। तो इस हिसाब से पीयू का अक्षय के साथ इतना गहरा संबंध होना पॉसिबल नहीं था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वहीं आशीष भी अपने कदम पीहू के रेस्ट रूम की तरफ बढ़ाने लगा क्योंकि उसे काफी कुछ पूछना था। उसे पीहू से ये भी पूछना था कि अगर वह सिंघानिया कारपोरेशन की वारिश है तो वह अपनी आइडेंटिटी इस तरह से लोगों से छुपाकर क्यों रखती है और माया के साथ उसका क्या कनेक्शन है, क्योंकि भले ही उसने अपने मन ही मन सब कुछ समझ लिया था पर वह सब कुछ पीहू के मुंह से सुनना चाहता था।